गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चल रहा था मानव तंत्र और आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन हमने भोजन खाया था, पानी पिया, दूध पिया, और जब हम देखते हैं कि भोजन खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। लास्ट में जो बनता है वो क्या था? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था और ऑक्सीकरण से बना था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वह श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी गई, जल हमारे रक्त में आ गया और कई उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, वो हमारे रक्त के अंदर आ जाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो ये उत्सर्जी जो पदार्थ हैं इनका शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमारे शरीर में विष बनाते हैं और ये जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानप्रद होते हैं। तो इनको बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो जो प्राणियों में उपापचय क्रिया हुई थी, मेटाबॉलिज्म, जैसे कि ग्लूकोज का क्या हुआ था? ऑक्सीकरण हुआ था। तो ये जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है और ये बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। और इसके लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उस तंत्र को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र में, मानव के उत्सर्जन तंत्र में मेन जो कार्य करता है वो होता है वृक्क, किडनी। उत्सर्जन तंत्र है जो मानव का, उसमें उत्सर्जी पदार्थ तरल रूप में रूपांतरित होकर किडनी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो बच्चों देखिए, उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। और इसके लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाएगा वह कहलाएगा उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से थे? शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं में, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3, अमोनिया, यूरिक अम्ल तथा यूरिया बनते हैं। देखिए बच्चों, प्राणियों में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिक अम्ल तथा यूरिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है बच्चों, यह श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन श्वसन क्रिया में
किया जाता है, निष्कासित कर दी जाती है श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने पढ़ा है। इसके बाद अब कौन बच गया? अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। ये सब नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, क्योंकि सब में नाइट्रोजन होती है। इसमें भी नाइट्रोजन होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो ये सब कैसे है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्या क्या बने हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट जिनमें नाइट्रोजन होगी, और कौन कौन से हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट? यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। इनका उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र द्वारा किया जाता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? किसके द्वारा किया जाएगा? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। देखिए बच्चों, उत्सर्जन तंत्र द्वारा इनका क्या हो गया? उत्सर्जन। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये भी 3 प्रकार के हैं, जैसा कि हमने लिखा है, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। इनका उत्सर्जन जो जिस प्रकार से जीव करता है उसी प्रकार से उनको नाम भी दिया जाता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। नंबर 1 पर हम रखते हैं अमोनिया, और जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे उन्हें हम अमोनोटैलिक बोलेंगे, और अमोनिया का उत्सर्जन करने की प्रक्रिया कहलाएगी अमोनोटैलिज्म। तो जीवों में अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया अमोनोटैलिज्म कहलाती है बच्चों, अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म कहलाती है। और इनका उदाहरण होगा बच्चों, कौन कौन करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं बच्चों अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां, उभयचर। उभयचर में कौन आता है बच्चों? मेंढक। ठीक है, उभयचर ये क्या करते हैं बच्चों? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब अमोनिया के उत्सर्जन के लिए शर्त है कि वहां पर जल की अत्यधिक मात्रा होनी चाहिए। तो अमोनिया का उत्सर्जन कहां होता है? जल की अत्यधिक मात्रा जहां पर हो, तो जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है बच्चों।
नोट डाउन कर लीजिए। नाइट्रोजन अपशिष्ट 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 पे हम बता रहे हैं अमोनिया, और जिन जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है उन्हें हम अमोनोटैलिक बोलते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है अमोनोटैलिज्म। उदाहरण क्या है इसके? अस्थिल मछलियां, उभयचर। और शर्त क्या है बच्चों? जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? अमोनिया के उत्सर्जन के लिए। तो मेंढक, अस्थिल मछलियां, इनमें अमोनिया का उत्सर्जन होगा। तो ये हमारा नंबर 1 था, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का प्रकार। दूसरा प्रकार है बच्चों यूरिक अम्ल। दूसरा प्रकार कौन सा है? यूरिक अम्ल। ये भी नाइट्रोजन से बना हुआ है, और किन में होता है ये? पक्षियों में, कीटों में, इनमें उत्सर्जन होता है यूरिक अम्ल का। पक्षियों की बीट, पक्षियों का देखा है उत्सर्जन पदार्थ कैसा होता है, तो वो क्या होता है? यूरिक अम्ल। तो जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। तो वे जीव जैसे कि पक्षी, कीट, तो वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों? वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। और उदाहरण है पक्षी, कीट। और इनके लिए शर्त क्या है? इनमें क्या होता है? पानी की कमी होती है, तो इनमें जल की कमी के कारण नाइट्रोजनी पदार्थ गुलिकाओं, छोटी छोटी गुलिकाएं होती हैं, गुलिकाओं में बदल जाते हैं। और क्या होता है वह पदार्थ? यूरिक अम्ल। यह पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। इनमें जल की कमी होती है, कमी होने के कारण नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? छोटी छोटी गुलिकाओं के रूप में बदल जाते हैं। और ये जो पदार्थ गुलिकाओं के रूप में बदला है वह यूरिक अम्ल होता है। और ऐसे जीवों को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। और इसका उदाहरण है पक्षी, कीट। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो गया था बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा टाइप था हमारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट का यूरिक अम्ल। अब तीसरा टाइप देखते हैं बच्चों। तीसरा टाइप है हमारा यूरिया। दो टाइप पढ़ लिए थे हमने, कौन कौन से? अमोनिया और दूसरा यूरिक अम्ल। अब तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं हम, यूरिया। बच्चों जितने भी स्तनधारी हैं, समुद्री मछलियां हैं, उनमें यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो वे जीव
जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? यूरियोटैलिक। एग्जाम्पल बच्चों, उदाहरण है इसका स्तनधारी, मनुष्य भी स्तनधारी है। समुद्री मछलियां, ये कैसे हैं? यूरियोटैलिक। इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन या अमोनिया, जो अमोनिया बनती है शरीर में कोशिकाओं द्वारा बनी अमोनिया को यकृत द्वारा, लीवर यकृत द्वारा किसमें? यूरिया में बदल दिया जाता है। तो बच्चों, जिनमें यूरिया का उत्सर्जन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। एग्जाम्पल हैं इसके स्तनधारी और समुद्री मछलियां। शरीर में कोशिकाओं द्वारा जो अमोनिया बनती है उसे यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है और ऐसे जीव कहलाते हैं यूरियोटैलिक। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा है और पदार्थ भी 3 भागों में है। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटैलिक, जो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक, और जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट आता है बच्चों मानव उत्सर्जन तंत्र। अभी समय हो रहा है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मानव उत्सर्जन तंत्र, और मानव उत्सर्जन तंत्र में कई भाग होते हैं। उसमें पहला भाग होता है बच्चों वृक्क, जिसे बोलते हैं हम किडनी, और ये संख्या में होती हैं 2, लेफ्ट और राइट। दूसरे होते हैं बच्चों मूत्राशय, और मूत्राशय को बोलते हैं बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। और ये संख्या में होता है 1। तीसरे होता है बच्चों मूत्रवाहिनियां, और इन्हें बोलते हैं बच्चों यूरेटर, और ये संख्या में होती हैं 2। इसके बाद होता है बच्चों मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, और ये संख्या में होता है 1। इस तरीके से मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग ये हैं। कौन कौन से? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा। किडनी 2 होती हैं, दाईं और बाईं। मूत्राशय 1 होता है, थैलीनुमा संरचना है। मूत्रवाहिनियां नलीनुमा संरचना होती हैं, 2 होती हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ। मूत्र मार्ग 1 होता है, जिसे हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं बच्चों। तो इनको पहले हम डायग्राम से समझाएंगे, उसके बाद हम इनकी थ्योरी बताएंगे आपको। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आ जाए मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो आप पहले इस तरीके से शॉर्ट में लिख लेंगे कि कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र में अंग हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग ये हैं 4: वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियां और मूत्र मार्ग। अब हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों। डायग्राम बनाना भी आप सीखेंगे साथ में, और याद भी करेंगे डायग्राम कैसे बनेगा। ये जो 2 मैंने बनाई हैं, ये महाशिरा और पृष्ठ महाधमनी है। जो बड़ी होती है ना, बड़ी बड़ी नलियां होती हैं रक्त की, जिसे हम पृष्ठ महाधमनी और महाशिरा बोलते हैं। ये क्या करती हैं? महाशिरा अशुद्ध रक्त को और पृष्ठ महाधमनी शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं, परिवहन करती हैं। तो दोनों से क्या निकलती हैं? रक्तवाहिनियां निकलती हैं बच्चों। जो रक्तवाहिनियां शिरा और धमनी के रूप में निकलेंगी, और इस तरीके से किडनी होती है, और सेम के बीज की आकृति होती है। देखिए सेम का बीज कैसे होता है, इस तरीके से सेम का बीज होता है। और किडनी 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये 2 होती हैं, सेम के बीज की आकृति की होती हैं। और किडनी से मूत्रवाहिनी निकलती है बच्चों। ये राइट किडनी है। इसी तरीके से लेफ्ट किडनी भी होती है। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी बड़ी होती है, और यहां से भी मूत्रवाहिनी निकलेगी। और ये दोनों मूत्रवाहिनी एक लेफ्ट साइड से निकलेगी, एक राइट साइड से, और एक थैलीनुमा संरचना में पेशियों से बनी हुई थैलीनुमा संरचना है। पेशियों से बनी थैलीनुमा संरचना में खुलती है बच्चों।
और इस पेशियों से बनी थैलीनुमा संरचना को हम कहते हैं मूत्राशय। जो किडनी है, किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। तो यहां पर अब हम इसका नामांकन करेंगे। हमने डायग्राम बना लिया है, अब हम इसका नामांकन करेंगे, नाम लिखेंगे बच्चों। और ये चित्र आप याद कर रखेंगे, क्योंकि अभी हम इसका पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे, सिर्फ डायग्राम में ही बता पाएंगे। नेक्स्ट हम इसका वर्णन करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, तो इसलिए भी आप डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, सीखेंगे और याद करेंगे। बच्चों, ये किडनी बनाई है हमने दो, दाईं और बाईं, और बीच में दो बड़ी बड़ी रक्त वाहिनियां हैं जिन्हें हम पृष्ठ महाधमनी और महाशिरा कहते हैं। और दो यहां से धमनी से और शिरा से वृक्क में भी रक्त वाहिनियां जाते हैं जिन्हें हम वृक्क धमनी और वृक्क शिरा कहते हैं। रीनल आर्टरी और रीनल वेन। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं और नीचे क्या है आपका पेशियों से बना थैलेनुमा संरचना, जिसे हमने क्या बोला है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर। अब हम इसका नामांकन करते हैं बच्चों। ये अधिवृक्क ग्रंथि है, दोनों तरफ पाई जाएगी, ये दाएं पर भी और बाएं पर भी। तो हम दोनों के लिए ही कर देते हैं कि दोनों तरफ, दाईं और बाईं, दोनों तरफ अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये हमारा बाईं तरफ का वृक्क है, तो बाएं वृक्क किडनी, ठीक है बच्चों। और ये दाईं तरफ का वृक्क है। आपको डायग्राम इसी तरीके से याद करना है। दायां वृक्क, यहां पर इधर से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ से ये निकलती है वृक्क शिरा, और ये होती है वृक्क धमनी, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। यहां पर ये जो हिस्सा है, ये वाला किसका? मूत्र वाहिनी का, इसे हाइलम कहते हैं बच्चों। और ये है बच्चों, इसको पृष्ठ महाधमनी। ये बच्चों पृष्ठ महाशिरा, महाशिरा। महाधमनी में तो लगेगा पृष्ठ महाधमनी और शिरा में लगेगा ओनली महाशिरा। और ये दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ मूत्र वाहिनियां पाई जाती हैं बच्चों। तो ये है मूत्र वाहिनी, जिसे यूरेटर बोलते हैं बच्चों। और ये है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। यहां पर पेशी संरचना पाई जाती है जो मूत्र को कंट्रोल करती है कि मूत्र का कितना उत्सर्जन करना है। तो इसे बोलते हैं बच्चों मूत्र अवरोधनी। और जिस मार्ग से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है उसे वो कहते हैं बच्चों मूत्र मार्ग। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, ये हो गया आपका मानव उत्सर्जन तंत्र। और आप इसे याद करेंगे, क्या क्या था बच्चों? दो वृक्क थे, किडनीज थी, दाईं और बाईं। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। वृक्क में हाइलम से रक्त वाहिनियां प्रवेश करती हैं जिन्हें वृक्क शिरा और वृक्क धमनी कहा जाता है। और जो बड़ी बड़ी रक्त महाधमनी है, पृष्ठ महाधमनी और महाशिरा है बच्चों, वृक्क से दो नलियां निकलती हैं जिन्हें हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये दाईं और बाईं दोनों तरफ पाई जाती हैं। एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है बच्चों जिसे मूत्राशय
कहा जाता है। और आगे मूत्र के कंट्रोल के लिए, वैसे तो अनैच्छिक प्रक्रिया है, कई बार ये अनैच्छिक हो जाती है, कंट्रोल नहीं होती, और वैसे ऐच्छिक प्रक्रिया है, तो मूत्र अवरोधनी कंट्रोल करती है किसको बच्चों? मूत्राशय के निष्कासन को। और जिस मार्ग से मूत्र का निष्कासन किया जाता है बच्चों, उसे कहते हैं मूत्र मार्ग। तो ये क्या था? उत्सर्जन तंत्र। किसका? मानव का उत्सर्जन तंत्र। किडनी के बारे में देखिए बच्चों थोड़ा सा। ये किडनी है और यहां पर एक खांच पाई जाती है, ये खांच है जिसे हम हाइलम कहेंगे, और इस हाइलम से मूत्र वाहिनी निकलेगी और यहीं से रक्त वाहिनियां भी प्रवेश करेंगी। जो वृक्क है उसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग ये वाला कॉर्टेक्स वल्कुट, और अंदर का जो ये भाग है वो मध्यांश कहलाता है बच्चों। तो ये किडनी की संरचना है और इसकी संरचना हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये बाहरी भाग है किडनी का, इसे कहेंगे हम बाहरी वल्कुट या इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। अंदर जो ये भाग है मध्यांश भाग है, और ये जाती हैं रक्त वाहिनियां, कौन कौन सी? शिरा और धमनी। तो वृक्क शिरा और वृक्क धमनी, ये वाला हिस्सा है जो खांच वाला, इसे बोलते हैं हाइलम। और इसी खांच में से मूत्र वाहिनी, रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं, और ये जो नली निकलती है इसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं बच्चों। तो आज आप डायग्राम याद करेंगे अच्छे से बिल्कुल, जिससे नेक्स्ट टर्न पर हम आपसे पूछे तो आप खुद इसका सारा जवाब दें। किडनी कितनी पाई जाती है? अभी अभी बताया बच्चों, 2। कितनी पाई जाती है? 2। और मूत्राशय कितना होगा बच्चों? 1। मूत्र वाहिनियां कितनी होंगी? 2। मूत्र मार्ग कितना होगा? 1। तो इस तरीके से मानव उत्सर्जन तंत्र का हम डायग्राम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। नेक्स्ट इसका डिटेल में वर्णन करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू बच्चों।